सभी का स्वागत है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है रेगुलर बुलेटिन, रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर सारे नोटिफिकेशंस के साथ आपके लिए मोटिवेशनल इंटरव्यूज के साथ साथ रेगुलर क्वेश्चन बुलेटिन और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहना है, वीडियोस को देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की जीएस बुलेटिन। और आज की जीएस बुलेटिन है जीएस बुलेटिन पार्ट 10 और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है ये काफी आपका इजी है। पूछे क्यों? क्योंकि 8वीं अनुसूची के बारे में हम लोग काफी बार पढ़ चुके हैं और जो पहला क्वेश्चन है वो भी 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है। आपको बताना है कि 10 अप्रैल 1967 को जो भाषा शामिल की गई थी 8वीं अनुसूची में वो कौन सी है? कौन सी भाषा? असमिया, गुजराती, सिंधी या कोंकणी? 10 अप्रैल 1967 भाषा के बारे में, 8वीं अनुसूची के बारे में हमने कई बार देखा है, फिर एक बार देख लेते हैं। तो जो 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची की बात की जाती है उसमें लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड है। कितनी भाषाएं होंगी आपकी? तो टोटल कितनी थी स्टार्टिंग में? आपकी 14 भाषाएं थी और अब कितनी है? ये भाषाएं चेंज हो गई, कितनी बन गई हैं? 22 बन गई हैं। जो भाषा ऐड हुई है वो आपकी 8 है। 4 भाषाएं जो आपकी ऐड हुई हैं वो कब की हैं? तो 4 भाषाएं आपकी 2004 की हैं और बीडीएमएस से हमने याद किया था इसको, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद 1967 में कौन सी भाषा ऐड हुई थी? ये आप जल्दी से ऑप्शन कमेंट करके बताएं। आपका टाइम शुरू हो चुका है और खत्म भी होने वाला है। तो बिल्कुल सिंधी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। सिंधी ऐड हुआ था 1967 में। बाकी 3 भाषाएं और ऐड हुई थी, बताइए कौन कौन सी? एक आपकी कोंकणी है, एक नेपाली है और एक मणिपुरी है। तो ये है आपके भाषाओं के बारे में। इस क्वेश्चन से आप देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कौन से अमेंडमेंट बिल द्वारा लाया गया, किस डेट को सिंधी ऐड हुई, किस ईयर में ऐड हुआ, 2004 में कौन सी 4 भाषाएं ऐड हुई, ओरिजिनल कितना था, भाषाएं किस अनुसूची में हैं, अब कितनी भाषाएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो आपका अगला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट लोकसभा सेशन वाज हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? पहले लोकसभा सत्र की बात की गई है। पहला लोकसभा सत्र कब, किस वर्ष में आयोजित किया गया? ऑप्शन देखिए, कहीं भी ऑप्शन में 1947 नहीं है, 1949 भी नहीं है, 1950 है, 1952 है, 51 है और 53 है। आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए, जब हमारी सरकार बनी, जब लोग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में, तो आपको पता है इंटरिम जो है वो एक पार्लियामेंट बन गया, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, एक टेम्परेरी। उसके बाद जनरल इलेक्शन हुए। तो ये जनरल इलेक्शन कब हुआ और पहला सत्र कब फॉर्म हुआ? तो बिल्कुल ये 17 अप्रैल की बात है 1952 में, और ये शुरू हुआ था मई से। ये लोकसभा सत्र जो है वो वर्किंग में आ गया था 13 मई से। तो जो ईयर है, जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो आपको मिल गया 1952। लगभग 17 करोड़ के आसपास जो वोटर्स है उन्होंने वोट किया था। 17 करोड़ के लगभग 489 सीट्स पे लगभग 17 करोड़ वोटर्स ने वोट किया था। इस लोकसभा सत्र के पहले स्पीकर कौन थे? ये भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, जिनकी डेथ कार्यकाल के दौरान हो गई थी। तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे और आखिरी एक साल में आपके M.A. अयंगर, मधुभाषी अनंत संयम अयंगर जी थे। तो इस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, डेट देख ली, कितने वोटर्स थे, किस ईयर में हुआ था पहले स्पीकर, पहले सत्र में 2 स्पीकर क्यों थे, कौन से 2 स्पीकर थे, कितने वोटर्स थे, कितनी सीट्स थी। इतनी बातें हम इस क्वेश्चन से डिराइव कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। A no confidence motion against the union government can be initiated in which of the following year? कौन से फॉलोइंग में, मतलब प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव, वो कहाँ शुरू किया जा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जब देखिए ये लिखा है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब तक आपका पार्लियामेंट आपके साथ है,
जब तक लोग जो बैठे हैं वो आपके कॉन्फिडेंस में है, सरकार आपकी चलेगी, वरना एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और आपकी सरकार को खत्म कर दिया जाएगा वो प्रस्ताव पारित करके। तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये शुरू कहाँ से करते हैं, कितनी बार आया है, ये सब हमने देख लिया है पहले भी। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। केवल लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि आपको यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ लाना है, तो आप कहाँ लाएंगे, केवल लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार किसने लाया था, तो आचार्य कृपलानी ने लाया था। किसके खिलाफ लाया था, तो कृपलानी जी ने आपके नेहरू जी के खिलाफ लाया था पहली बार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने, तो 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। टोटल कितनी बार आया है, मैक्सिमम लोगों के खिलाफ एक बार आया है, ठीक है। टोटल 22 बार आपके आ चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार एक बार एक वोट से किसकी गिरी थी, तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी की गिरी थी। तो ये सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से अविश्वास प्रस्ताव होता, देखिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। ये जब भी आपको लगे कि आपका नहीं है कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में, तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बाद में प्रेसिडेंट का रोल आता है, बाद में वोटिंग होती है, बाद में ये डिसाइड होता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है या नहीं। लेकिन जब इसका इंट्रोडक्शन का टाइम होता है, तो मैंने बताया था आप लोगों को कि कम से कम 50 मेंबर्स की सहमति से ही ये अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तो देखा जाएगा जो बात का सीन होता है। तो ये रहा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आपका अगला सवाल, Which of the following abolishes untouchability? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति करता है? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत से छुटकारा दिलाता है, कौन सा आर्टिकल है? बिल्कुल इक्वालिटी में आता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। ऑप्शन जो है सी आपको डायरेक्ट आंसर है। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 to 18 आपके राइट टू इक्वालिटी देता है, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ यहाँ अनटचेबिलिटी है, यहाँ पे आपके टाइटल्स जो भी आप अन्यथा के टाइटल्स यूज करते हैं वो अबॉलिश हो सकते हैं। अब देखिए ये आपको पहले ही बताया चुका है, पार्ट 1 की जहाँ तक बात हो गई आपको चारों आने चाहिए। पार्ट 2 की जहाँ तक बात हो गई जो सिटीजनशिप की बात करती है, तो इससे 5 to 11 जो आर्टिकल्स हैं आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। पार्ट 3 की जो बात हो गई आपके फंडामेंटल राइट्स, इतने आर्टिकल्स तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। फिर आगे आता है डीपीएसपी, तो डीपीएसपी की कुछ मेजर है, देखिए कौन कौन से आर्टिकल आपके गांधीयन प्रिंसिपल से डील करते हैं, कौन कौन से आपके बताते हैं कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स को कैसे अपवर्ड लाया जाएगा, पंचायती राज कहाँ कहाँ है, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो है प्रेसिडेंट कहाँ से कहाँ तक है, वो चीजें आपको याद रखनी ही चाहिए। बाकी आपको सारे आर्टिकल्स वैसे भी नहीं याद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका अगला प्रश्न, The reports of Comptroller and Auditor General relating to the accounts of states are submitted to which of the following state से related, यानी कि प्रश्न पढ़ देते हैं। नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, राज्य के खातों से संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? राज्य की बात हो रही है, स्टेट्स की बात हो रही है? राज्य की बात हो रही है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल जो लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जब भी राज्य से रिलेटेड होगा तो वो राज्यपाल को सबमिट होगी, सेंटर से रिलेटेड होगा तो बिल्कुल प्रेसिडेंट को ही सबमिट होती है। कई सारी चीजें हम लोग इनके ऑडिटिंग रिपोर्ट के बारे में पढ़े, कौन सी रिपोर्ट ये ऑडिट कर सकते हैं कौन सी नहीं, क्या क्या है, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो पिछले बुलेटिन्स को एक बार जरूर जाके देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेख धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो मनी बिल यानी कि धन विधेयक को डिफाइन करता है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल? मनी बिल क्या है? मनी बिल की काफी सारी खासियत है। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, एक मिनिस्टर ही ला सकता है। मनी बिल का राज्यसभा से कोई लिंक नहीं होता। मनी बिल को ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा 14 दिन तक रोक के रख सकता है, ना तो रिजेक्ट कर सकता है ना उस पर कोई और सवाल कर सकता है। राज्यसभा का रोल जो है 0 होता है। तो मनी बिल का डेफिनेशन जो है आपके आर्टिकल 110 में दिया हुआ है। आर्टिकल 110 डिफाइंस द मनी बिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, इन्होंने संसदीय प्रणाली की योजना का चुनाव कहां से किया? तो आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा प्रभावित है कई सारे देशों से। यूनाइटेड स्टेट्स से हुआ, चाहे वो ब्रिटेन से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, कनाडा से हुआ। कनाडा से काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है आपका। दोबारा जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात की जाती है कि आपका जो केंद्र शासन होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा, उनके पास ज़्यादा पावर होंगे, तो वो भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कई बार देखा है जॉइंट सिटिंग और कॉन्करेंट लिस्ट, जो दो मेजर चीज़ें हैं वो ली गई हैं। फंडामेंटल राइट्स हो गया, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदीय प्रणाली है वो अभी भी काफी ज्यादा प्रचलित है। वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहां पे जो मोनार्क है वो हेड है, जो क्वीन होती है वो हेड होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है भारत और यूके। पर जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? बिल्कुल सही ऑप्शन है आप लोगों का, ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्क संगता, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो तार्किक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायालय या प्रधानमंत्री? जल्दी से आंसर लीजिए। तो बिल्कुल जैसे अगर बात की जाए कि जब भी आप पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों पर रोक लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले आप दौड़ते दौड़ते कहाँ जाएंगे? तो आप न्यायालय के पास जाएंगे। न्यायालय, कोर्ट्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत के वन्य जीवन का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो क्या ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है? क्या ये डीपीएसपी द्वारा आपको बताया गया है या फिर ये 7th शेड्यूल में है? तो आपके ऑप्शन है 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3 या फिर 1, 2, 3। तो आपको बता दिया जाए कि ये बिल्कुल आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अंडर आर्टिकल कौन सा है आपका? 51A के तहत ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखें। डीपीएसपी में अंडर आर्टिकल 48A ये मेंशन्ड है कि आपको वन्य जीवन को संरक्षित रखना है, प्रोटेक्शन देनी है। और 7th शेड्यूल में भी ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 256। तो हमने 3 आर्टिकल्स की बात की, 48A, 51A और 256। ए का जी है, ये जान लीजिए मोर प्रिसाइजली। और 7th शेड्यूल में आर्टिकल 256 द्वारा ये बताया जाता है कि आपको वन्य जीवन को यानी कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3, ऑल 3 आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसके खातों को कैग द्वारा एडिट नहीं किया जा सकता? The accounts of which of the following is not edited by Comptroller and Auditor General of India? Municipal institutions, state government, government companies and central government. इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन से अकाउंट्स को कैग ऑडिट करते हैं? तो जो नहीं है उसके अलावा तीनों है। तो बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है म्यूनिसिपल, नगर संस्थाएं जो लोअर म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको जो है कैग ऑडिट नहीं करता है। बाकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर ऑडिटेड बाय कैग। अभी हमने देखा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिट है उसको चेक करेंगे प्रेसिडेंट को सबमिट होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट का है उस गवर्नर को सबमिट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। कौमी एकता सप्ताह यानी कि राष्ट्रीय एकता सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स कौमी एकता वीक और नेशनल इंटीग्रेशन वीक इज सेलिब्रेटेड? कौमी एकता, तो आपको बता दिया जाए नवंबर 19 से
25 तक मनाया जाता है कौमी एकता वीक यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन वीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत के द्वैध शासन का सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा किस अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? द्वैध शासन, डायरार्की, was introduced by which act of the British government? आपको याद होगा 1909 और 1919 हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। एक है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और एक है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आंसर इन्हीं में से है। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ही आपका सही आंसर है। इन्होंने कहा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम जो है थोड़ा सा रिलैक्स कर दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दे रहे हैं और हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? डायरार्की इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन तब भी जो सेंटर था वो स्ट्रॉन्ग था और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो यूनिटरी थी। सिर्फ जो है पावर थोड़ा सा डिवीजन हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली फेडरल हो रही थी, ऐसा नहीं था। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट कर रही थी, बस पावर्स का थोड़ा सा डिवीजन किया गया था। तो बार बार आपसे कहा जा रहा है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक बार ज़रूर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की केंद्रीय विधायिका और संसद में सही अंतर करता है? Which of the following sentences give the proper difference between the union legislature and parliament? यूनियन लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन आता है, और क्या इसमें डिफरेंस है? अगर है तो कौन सा वाला जो वाक्य है वो सही डिफरेंस बताता है? तो पहला वाक्य आपका यूनियन लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि आपकी संघ विधायिका में राष्ट्रपति नहीं होता और लोकसभा में राष्ट्रपति होता है? तो ये गलत है, तीनों ही होते हैं, टोटल बनाते हैं, कंपोज करते हैं। संघ विधायिका में केवल लोकसभा होती है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। नो। नेक्स्ट, यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि संघ विधानमंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं और संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो जी नहीं, आपको बता दिया जाए कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये तीनों ही जो हैं दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, यूनियन लेजिस्लेचर में भी, पार्लियामेंट में भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब यानी कि आपका जो क्वेश्चन था कि आपकी जो विधायिका है और आपका जो संसद है, केंद्रीय विधायिका और संसद में कोई अंतर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न जो कि हम लोग 2-3 बार तो डिस्कस कर ही चुके हैं। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, इसको कौन सा दर्जा पहले था, फिर कौन सा दर्जा मिला, फाइनल स्टेट कब बना। आज का क्वेश्चन है सिक्किम को विशेष दर्जा देते हुए भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया? सिक्किम। तो आपको पता है अभी लास्ट बुलेटिन में हमने देखा था कि 36th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिल गया था। उससे पहले इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा यानी स्पेशल स्टेट का दर्जा 35वें संशोधन अधिनियम दैट इज 35th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मिला था। उसके पहले ये प्रोटेक्टरेट स्टेट था, स्टेटहुड था जिसमें अपना किंगशिप था, इनका अपना ही सब सिस्टम था। उसके बाद 35वें द्वारा इनको एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको कंप्लीट स्टेट बना दिया गया सिक्किम को, और भारत के 10वें अनुसूची में ऐड कर दिया गया। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की विधान परिषद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? इन विच ईयर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ तमिलनाडु वॉज अबॉलिश्ड? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या थी वजह? जो लोग कह रहे हैं 1986 वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, अबॉलिश कर दिया गया था। ये मुद्दा क्या था, ये इशू क्या था, ये है आज आपका टॉपिक आज का, कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या हो सकती है कि 1986 में दैट इज 30 अगस्त को जो है तमिलनाडु का लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्यों? तो क्यों का जवाब जरूर ढूंढिएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? अब तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा था कि जब आपका 1952 में पहला लोकसभा सत्र बना था, तब भी हमने ये बात की थी। तो बिल्कुल जो आपके गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, ये ही बने थे आपके पहले लोकसभा के स्पीकर। और जब इनकी डेथ हो गई थी तो आखिरी 1 साल के लिए M.A. अयंगर भी बने थे, मधुभाषी अनंत संयम अयंगर। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। इनकी डेथ हो गई थी विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। और आपको याद होगा इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। ये एक लौते ऐसे हैं G.V. मावलंकर। ये हमने पहले बुलेटिन में ही देखा था, पहले या दूसरे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? सबसे कम कार्यकाल किस प्रेसिडेंट का था? शॉर्टेस्ट टेन्योर। इनकी भी डेथ हो गई थी विद इन द टेन्योर ऑफ हिज ऑफिस। तो बिल्कुल आपका आंसर ये है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, यही आपका आंसर है। इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी ड्यूरिंग हिज ऑफिस। ही रिज्यूम्ड हिज ऑफिस इन 1967 एंड ही डाइड इन 1969। तो इसलिए इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर है एज अ प्रेसिडेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा आपका जीएस बुलेटिन का अगला प्रश्न। कलकत्ता की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लाया गया था, बाद में इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। जल्दी से बताइए कौन सा है ये आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो बिल्कुल आपका आंसर है ऑप्शन ए। और जो आपके पहले चीफ जस्टिस बनी थी वो सर एलिजा इम्फे, इनका नाम था एलिजा इम्फे, फर्स्ट चीफ जस्टिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, जब फोर्ट विलियम पे स्टैब्लिश किया गया पहला सुप्रीम कोर्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज की बात हम लोग पिछले बुलेटिन से ही कर रहे हैं। आपको याद होगा GV.K. राव कमेटी थी, LM सिंघवी कमेटी थी, दोनों ने क्या कहा था और इनको फाइनली जब दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो आज आपका प्रश्न है किस आर्टिकल द्वारा दिया गया? तो बिल्कुल आर्टिकल 243 द्वारा इनको जो है ये दर्जा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट था? तो 73rd अमेंडमेंट 1992 से ही इसका जो है स्थापना रखा गया और इसका जो विद इफेक्ट फ्रॉम 28 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल जो है आपका 1993 से ये इन इफेक्ट आया। ये जो अमेंडमेंट बिल था, इससे आपको 243A के अकॉर्डिंग एक ग्राम सभा के बारे में बताते हैं और 243B के अकॉर्डिंग पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। 243C के में बताया जाता है कि पंचायती राज में कौन कौन रहेगा, इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। और 243D में बताया जाता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो A ग्राम सभा, B पंचायती राज, C पंचायती राज का कॉम्पोजिशन क्या होगा, कौन कौन होगा, और D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करता है। तो आर्टिकल 243 के 4 भागों की बात हमने कर ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ, रेसिड्यूरी पावर्स की बात देखिए कब से हो रही है। तो उस समय रेसिड्यूरी पावर्स किसको दिए गए? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, सेंट्रल लेजिस्लेटर, ब्रिटिश मोनार्क। तो देखिए ब्रिटिश मोनार्क तो यहाँ के सिस्टम में था नहीं, क्योंकि तो बची कुछ शक्तियाँ अगर उनको देते तो वो वहाँ से रेगुलेट नहीं कर पाते, तो ये एलिमिनेशन से ये हट गया। सेंट्रल लेजिस्लेचर जैसा कुछ था नहीं। अब देखिए हेड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उनके साथ होते थे गवर्नर जनरल। हमने देखा था मॉन्टेग और चैम्सफोर्ड भी, मॉर्ले और मिंटो भी।
तो जो अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूरी पावर थी वो आपको बता दिया जाए गवर्नर जनरल में निहित थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न, सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के किस अनुच्छेद में निहित है? अगर आपको याद होगा तो ये प्रश्न जो है वो हमारे पिछले बुलेटिन का, यानी कि आपका रैपिड फायर राउंड शुरू हो चुका है। जल्दी से बताइए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल में है? हमने बात किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम एट सेंटर पे जो बात होती है वो किस किस अनुच्छेद द्वारा होती है? 74 और 75 द्वारा होती है। 74 में बताते हैं और 75 में जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आंसर इज 75। आर्टिकल 75 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि को उसके सामान्य कार्यकाल से कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? कितने समय के लिए? तो आपको बताया गया था लास्ट टाइम भी कि इमरजेंसी के दौरान आपका जो नॉर्मल टर्म होता है 5 ईयर का, उसको बढ़ाया जा सकता है, पर एक बार में केवल 1 साल बढ़ाया जा सकता है। तो जो 1971 वाला जो आपका पार्लियामेंट था उसको बढ़ाया गया था 2 बार। तो साल में एक बार में 1 साल। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया था? प्रेसिडेंट्स रूल इन 1977। आपको याद होगा मैंने छोटी सी कहानी भी बताई थी आपको कि जितने भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इंदिरा गांधी द्वारा लगाए जाने वाले प्रेसिडेंट रूल की वजह से लोगों ने जो विश्वास था कांग्रेस पार्टी में इतने सालों का वो खो दिया था और जनता पार्टी जीत के आई, जिनके हेड बने मोरारजी देसाई अपने प्राइम मिनिस्टर। तो इनके आने के बाद जो 9 राज्य थे जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी सब में क्या लगा दिया गया? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। 1977 की बात है। तो मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था ये जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है ये एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्तों कहाँ से दिया जाता है? सैलरीज एंड अलाउंसेस। आपको याद होगा एक क्वेश्चन था सैलरी और अलाउंसेस का, दूसरा क्वेश्चन था पेंशन का। तो ये सैलरी है और कहाँ की सैलरी है? हाई कोर्ट की बात की जा रही है। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। वेट लिख दिया जाए वरना बाद में चल के आप लोगों को कंफ्यूजन होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। 7 साल तक के कारावास से दंडनीय आपराधिक मामलों का फैसला कौन सुनाता है? इसमें मैंने बताया था कि जो 7 साल वाले मामले होते हैं वो कौन देखता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुंसिफ जो है वो नॉर्मल टैक्सेस वगैरह से डील करते हैं और जो आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो 3 साल वाली सज़ा पर सुनवाई करते हैं। तो ये रहा आपका आज का जीएस बुलेटिन जिसमें हमने काफ़ी नई चीज़ें देखी, 2-3 पुरानी चीज़ें जो हम बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं एग्जाम्स में। देखिए कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ आपको कराया जा रहा है वैसा नहीं है कि मन धड़ंग बना के कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कोशिश की जा रही है कि हर तरह तक, हर वे में पहुँचे। जितनी तरीके से ये क्वेश्चंस बने हैं उतने तरीके से आप तक पहुँचाए जाएँ ये क्वेश्चंस। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चंस। अगले बुलेटिन के लिए तैयार रहिए, तब तक पढ़ते रहिए। जो आज के क्वेश्चंस हैं एक बार उन पे जाकर नोट ज़रूर बनाइएगा। और आज हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरे 280 क्वेश्चन, लगभग 300। तो ये कोई कम नंबर नहीं होता है। अगर आपके ये 300 तैयार हैं तो आप सोच लीजिए आपके कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रेडी हो जाएंगे पॉलिटी के लिए। तो जो क्वेश्चंस अभी तक आपने किए हैं एक बार उसको रिवाइज ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जीएस बुलेटिन को और देखते रहिए लक्ष्य मंत्रा चैनल। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए बस। अब जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा ही लेवल बढ़ेगा लाइव चैट में। जब आपको लोग कॉम्पीट करेंगे, कोई सही कोई गलत ऑप्शन बताएगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।